हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। प्रिय व्यूअर्स, दृष्टि IAS के नए प्रोग्राम प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्विज में हम UPSC और अलग अलग स्टेट PCS की प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए सवालों को विश्लेषण के साथ हल करेंगे। जानकारी के साथ साथ सही उत्तर का चयन करते समय कौन से ट्रिक कारगर साबित होते हैं उन्हें भी सीखेंगे। विकल्पों की छंटनी करना, बुनियादी अवधारणा को समझना, तथ्यों और अतिवादी व विशेष शब्दों पर ध्यान देने का अभ्यास करने की भी कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत हम हर एपिसोड में 5 सवालों को हल करेंगे। टीम दृष्टि द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज नामक पुस्तक श्रृंखला को आधार बनाइए। इसमें UPSC समेत विभिन्न प्रारंभिक परीक्षाओं में पूछे गए करीब 8 से 10 हजार प्रश्नों का संकलन, उत्तर व विश्लेषण के साथ तैयार किया गया है। इस सीरीज की कुछ किताबें मार्केट में आ चुकी हैं और कुछ आने वाले समय में आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने 2018 के क्वेश्चंस को अपने सामने रख लिया होगा। 2018 में जो सवाल पूछे गए थे उन्हें अपने सामने रखिए ताकि इस सेशन में आपको सवाल और उनके जवाब अच्छे से समझ में आए। प्रीवियस प्रैक्टिस क्यूज के सेशन 15 में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आते हैं, यानी BPL। दूसरा कथन, परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। तीसरा कथन, गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 2, 1 और 3 या केवल 3। गाइस, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें कम से कम 2 कथनों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, पहले कथन में पहला ही शब्द केवल एक अतिवादी शब्द है और ऐसे शब्द कथनों को अक्सर गलत कर देते हैं। यहाँ भी पहला कथन गलत है। आपको बता दें कि 2013 के खाद्य सुरक्षा कानून में ऐसी कोई शर्त नहीं है। जो परिवार BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन हो वही इस कानून के दायरे में आए। इस कानून की धारा 9 कहती है कि सभी राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी TPDS के अंतर्गत कितनी कवरेज रखी जाएगी, केंद्र सरकार इस बात का निर्धारण करेगी और इसके लिए वह जनसंख्या आंकड़ों की मदद लेगी। इसलिए पहला कथन गलत है। इस कानून के लागू होने के बाद 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को TPDS के तहत रियायती दर पर अनाज देने के लिए कवर किया गया है। अब हम सीधे तीसरे कथन पर आते हैं। यहाँ कैलोरी को बढ़ाकर लिखा गया है। यह दरअसल 600 कैलोरी है, इसलिए यह कथन गलत है। हम आपको पिछले सेशन से बताते हुए आए हैं कि कथनों में संख्यात्मक आंकड़ों को अक्सर बढ़ाकर या कम कर लिखा जाता है। आपको बता दें कि इस कानून के तहत गर्भवती और दुग्ध पिलाने वाली महिलाओं को कम से कम 6000 रुपए के मातृत्व लाभ का भी प्रावधान किया गया है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसी कोई महिला अगर किसी सरकारी नौकरी में है या किसी दूसरे कानून के तहत ऐसे ही किसी लाभ के अंतर्गत पहले से ही है, तो उसे 6000 रुपए की राशि नहीं दी जाएगी। फ्रेंड्स, जब आप इस कानून का सही से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पाएंगे कि पूरे कानून में महिलाओं और उनके सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तो अलग से ही एक चैप्टर 6 दिया गया है। भाग 6 में इस बात का जिक्र किया गया है कि ऐसे घर जो इस कानून के दायरे में आएंगे उनमें राशन कार्ड किसके नाम पर इशू किया जाएगा। इसके लिए कुछ प्रावधान हैं। पहला, घर में सबसे वरिष्ठ महिला के नाम पर राशन कार्ड जारी किया जाएगा, यानी उसे घर का मुखिया माना जाएगा, लेकिन उसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए घर में कोई महिला नहीं है या न्यूनतम 18 वर्ष की नहीं है, तो उस घर में सबसे वरिष्ठ पुरुष को घर का मुखिया माना जाएगा। लेकिन जैसे ही वह महिला 18 वर्ष की हो जाएगी तो वह मुखिया की जगह ले लेगी। इसलिए दूसरा कथन सही है। तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान में रखते हुए अब हमारा आंसर निकल के आ गया है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2।
क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाता धारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सके। दूसरा, CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। फ्रेंड्स, UPSC एग्जाम में बैंकिंग प्रणाली अर्थव्यवस्था का कोर टॉपिक रही है। हमें बैंकिंग प्रणाली से संबंधित टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से तैयार करना चाहिए। आपको बता दें कि CAR यानी कैपिटल एडुकेसी रेशो बैंकों की पूंजी और उनकी जोखिम भारित परिसंपत्ति का अनुपात होता है। सवाल यह है कि CAR की ज़रूरत क्या है। मान लीजिए जिन ग्राहकों ने बैंकों से लोन उठाए हैं लेकिन वे उन्हें चुका नहीं रहे हैं, तो बैंकों को इस अनुपात में अपने पास कुछ राशि सुरक्षित रखनी होगी ताकि किसी घाटे की स्थिति में उससे निकला जा सके। इसलिए पहला कथन सही है। लेकिन यहाँ दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि CAR केंद्रीय बैंक या बैंक विनियामकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि बैंकों द्वारा। CAR को तय करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है, एक बार उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। CAR को बैंक की टियर 1, 2 और 3 की पूंजीगत निधि के जोड़ को जोखिम भारित परिसंपत्ति से भाग देकर निकाला जाता है। टियर 1 पूंजी में बैंक की इक्विटी कैपिटल यानी अंशधारित पूंजी और अघोषित रिजर्व को शामिल किया जाता है। टियर 2 पूंजी बैंकों की द्वितीयक पूंजी होती है, जिसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स, हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स आदि को शामिल किया जाता है। वहीं टियर 3 पूंजी बैंकों की तृतीयक पूंजी होती है, जो बैंकों को बाजार जोखिम, कमोडिटी जोखिम से लड़ने में मददगार होती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा आंसर ऑप्शन A केवल एक। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत सरकार का या के डिजिटल इंडिया योजना का या के उद्देश्य है या हैं? पहला कथन, भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया। दूसरा कथन, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें। तीसरा, हमारे अनेक गांवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। देश को डिजिटलीकृत सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित करने के मकसद से डिजिटल इंडिया योजना 2015 में लॉन्च की गई थी। इस योजना के 3 कोर क्षेत्र हैं। पहला, भारत के हर नागरिक तक डिजिटल अवसंरचना। दूसरा, मांग आधारित शासन और सेवाएं। तीसरा, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण। बता दें कि इस योजना के 9 पिलर्स हैं, उन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं। पहला, ब्रॉडबैंड हाईवेज यानी देश के गांवों और शहरों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। दूसरा, मोबाइल कनेक्टिविटी तक यूनिवर्सल पहुंच। तीसरा, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। पांचवा, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। छठा, ई गवर्नेंस तकनीकी द्वारा सरकार में सुधार लाना। सातवां, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक प्रदायगी। आठवां, सभी तक सूचना यानी इंफॉर्मेशन टू ऑल। और नवा, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी। फ्रेंड्स, डिजिटल इंडिया की पूरी व्याख्या में हमने पहले 2 कथनों से जुड़े कोई भी प्रावधान नहीं देखे, इसलिए पहले दोनों कथन गलत हैं। जबकि पहले पिलर यानी ब्रॉडबैंड हाईवेज में गांवों को नेशनल ऑप्शन फाइबर नेटवर्क के दायरे में लाने की बात है, इसलिए केवल तीसरा कथन ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल तीसरा कथन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा यानी लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है? ऑप्शंस हैं ए, न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। बी, वह मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। सी, चेक ड्राफ्ट, विनियमन बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा।
और डी किसी देश में चलन में धातु मुद्रा। गाइस, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें जानना जरूरी है कि लीगल टेंडर मनी होती क्या है। इसके बाद हम एक एक कथन का विश्लेषण करेंगे। फ्रेंड्स, सरकार जब किसी वस्तु को विधि द्वारा मान्यता दे देती है तो उसका उपयोग किसी सार्वजनिक या निजी उधार को चुकाने, कोई वित्तीय जरूरत पूरा करने या टैक्स अदा करने आदि में किया जा सकेगा। उसे लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा माना जाएगा। किसी भी देश की मुद्रा लीगल टेंडर होती है। भारत में भी आरबीआई जितने नोट जारी करता है वे सभी लीगल टेंडर होते हैं। इन करेंसी नोटों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 मान्यता देता है, यानी भारत में किसी लेन देन में इन नोटों को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, सोना या चांदी को ट्रांजैक्शन के लिए लेने से कोई मना कर सकता है क्योंकि वह लीगल टेंडर नहीं होते। लीगल टेंडर दो तरह के होते हैं, सीमित और असीमित लीगल टेंडर। सिक्कों को सीमित लीगल टेंडर माना जाता है क्योंकि सीमित उधार आदि चुकाने में ही इनका उपयोग किया जाता है। चेक और वाणिज्यिक बिल लीगल टेंडर नहीं होते। इसी तरह मांग जमा को भी लीगल टेंडर नहीं माना जाता। अब हम एक एक कथन को देखते हैं। गाइस, कोर्ट में विविध मामलों में जो फीस हम देते हैं उसे स्टाम्प के रूप में अदा किया जाता है। न्यायालय फीस अधिनियम 1870 यह प्रावधान करता है, इसलिए पहला विकल्प गलत है। दूसरे विकल्प को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लीगल टेंडर को उधार चुकाने में उपयोग में लाया जा सकता है, इसलिए इसका उत्तर बी है। भारत में किसी ट्रांजैक्शन के लिए चेक को लेने से इनकार किया जा सकता है, इसलिए यह लीगल टेंडर नहीं है। चौथे विकल्प में क्लैरिटी नहीं है। यहाँ धातु मुद्रा शब्द का उपयोग हुआ है, यानी कोई भी इस तरह के सिक्के जो लेन देन के लिए मान्य है, ऐसा भारत में नहीं है। भारत में वे सिक्के चलते हैं जिन्हें कानूनी मान्यता है। तो आंसर हम बता चुके हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वह मुद्रा जो ऋणदाता अपने दावों के निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो ए, विकल्प लागत 0 होती है, बी, विकल्प लागत की उपेक्षा की जाती है, सी, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरित कर दिया जाता है, डी, विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। दोस्तों, यह कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा श्योरिटी होने पर ही ऐसे सवालों को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। यहाँ कम से कम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती ही है। गाइस, सॉल्व करने से पहले हमें विकल्प लागत की इंग्लिश देख लेनी चाहिए। यूपीएससी के पेपर्स में अक्सर कठिन हिंदी का उपयोग किया जाता है, इसलिए कहीं भी डाउट होने पर इंग्लिश देख लेना ही सही है। यहाँ विकल्प लागत के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शब्द लिखा गया है। यह क्या होती है? देखिए, जब एक निवेशक या व्यापारी को लगता है कि उसे एक बिजनेस के बजाय किसी दूसरे को चुनना चाहिए था, या मान लीजिए उसने कोई दूसरा विकल्प चुन लिया, इस स्थिति में यह पॉसिबिलिटी होती है कि शायद उसे पहले वाले बिजनेस से ही ज़्यादा फायदा होता। ऐसे में उस व्यापारी ने पहला विकल्प छोड़कर लाभ कमाने का मौका गंवाया, और जितनी लागत का यह मौका गंवाया वह लागत विकल्प लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। आर्थिक लागत भी इसे ही कहा जाता है। अब हम विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। जब सरकार कोई भी वस्तु, मान लीजिए एलईडी बल्ब ही, जनता को फ्री में देती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके उत्पादन में लागत नहीं आई। यह निश्चित है कि इसका भार किसी और मद पर गया होगा, क्योंकि जब करदाता सरकार को कर अदा करते हैं तो सरकार के पास राजस्व इकट्ठा होता है, जिसका उपयोग सरकार सब्सिडी देने या इस तरह के निःशुल्क वितरण में करती है। यानी इस खर्च का दबाव करदाताओं पर आता है और यही पैसा सरकार किसी और उत्पादन में लगा सकती थी। सो ऐसे में विकल्प लागत 0 नहीं हो सकती, जबकि सरकार संतुलन बनाने के लिए इस लागत को कर देने वाली जनता को ट्रांसफर कर देती है। इसलिए सी इसका उत्तर होगा।